बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली दो स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही दूसरा नाम है, जो हम फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस कर चुके हुए हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट पिछले लेक्चर्स में। ये उसी के, लेकिन इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाते हैं। इसका पर्पज भी प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले, ये डिस्कस करने से पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट पहले डिस्कस करते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या होती है और इसमें कौन से पॉइंट्स या चीज़ें डिस्कस कर जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बेसिकली इसका पर्पस होता है, ये चीज़ों को बेचने से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होती है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी चीज़ों की सेल से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है आप उन सबको ऐड कर दो, उनका सम कर दो। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड यानी कि साल के दौरान, किसी भी एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान, जैसे जनवरी से लेके आप जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक तमाम कॉस्ट को जब हम सम करते हैं, हमने कहा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। जब उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हम इसे कहते हैं। इसको अगर डिफाइन करें, इट रिप्रेजेंट the sum of goods, sum of cost of all goods, सॉरी हमने कहा चीजों से बेचने से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है उन सबको सम कर दो, that have been made during an accounting period। क्या है वो, तो हमने कहा चीज़ों को बेचने से रिलेटेड जितना भी अपना खर्चा आया, जितनी भी आपकी कॉस्ट आई है, उसमें आपकी परचेजेज आ गई, आपके जितने भी एक्सपेंस आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डील करते हैं। हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। फाइनल अकाउंट में अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और एक इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट वो जो चीज़ों की परचेज से रिलेटेड होते हैं, चीज़ों की प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें परचेजेज आ गई, आपका ओपनिंग स्टॉक सॉरी जो पिछले साल का स्टॉक होता है वो भी होता है। परचेजेज आ गई, परचेज रिटर्न, कुछ चीज़ें रिटर्न किया आपने, कोई डिस्काउंट अलाउ किया है, कैरिज इनवर्ड, वेजेस, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी आपका एक्सपेंस हुआ, वो सारे इसमें क्या आ जाएंगे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग नेचर्स के होते हैं। ऑफिस एक्सपेंस जितने होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। अदर फाइनेंशियल एक्सपेंस वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। अगर आपने लेक्चर लिया हुआ तो ऑब्वियसली आपको याद होगा, और आपने अगर ट्रेडिंग वाला फॉर्मेट देखा हो तो उसमें सारे वो लिखे हुए थे कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किए थे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वो भी लिखे हुए थे। अच्छा, हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में क्या करते हैं कि तमाम कॉस्ट जो चीज़ों को सेल करने से मतलब सेल से रिलेटेड है, गुड से रिलेटेड है, चीज़ों की गुड से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है, जो पार्टिकुलर पीरियड के दौरान आपने चीज़ें सेल की हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं, उन गुड्स को बनाने की जितनी भी कॉस्ट है वो सारी क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसको निकालते कहते हैं, अगर इसकी फॉर्मेट की बात करें तो इसे कैसे निकालते हैं, ये कैसे आता है, तो इसके एक हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि इसमें हम करते हैं ओपनिंग स्टॉक जो हमारा होता है, इसको डिटर्मिन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये तो हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए। हम डायरेक्ट इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट
सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक कह लो, मर्चेंडाइज कह लो, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कह लो, या ओपनिंग, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, ओपनिंग स्टॉक, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, कुछ भी कह सकते हैं इसे। इन्वेंट्री, ये ओपनिंग गुड्स, कोई भी नाम वो दे सकता है। हम वो लिखेंगे सबसे पहले, उसकी जो भी अमाउंट होगी उसमें हम ऐड कर देंगे, क्या चीज़ें ऐड करेंगे, हमने कहा परचेजेस ऐड करेंगे। और अगर परचेजेस की जो वैल्यू पहले इनर कॉलम में लिखेंगे, अगर कोई रिटर्न किया यानी आपने चीज़ें परचेज की थी उसमें से कुछ रिटर्न कर दिया या कोई डिस्काउंट दिया, आपको डिस्काउंट मिला, तो वो भी अमाउंट लेस कर देंगे इसमें से, वो परचेज में से लेस होंगी, लेस होगा परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस एंड डिस्काउंट अगर कोई मिले हैं तो वो भी कर देंगे, एंड डिस्काउंट, ये सारी परचेजिंग में से अमाउंट माइनस कर देंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे, परचेजिंग में से ये चीज़ें माइनस कर दी, परचेजिंग की वैल्यू लिखी, उसमें से रिटर्न माइनस किया आपने, या डिस्काउंट कोई आपको मिला है, कोई अलाउंस है आपका, तो वो आपने माइनस कर दिया। उसके बाद परचेजिंग की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमने ऐड करने हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस हम पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं, फाइनल अकाउंट में डिस्कस किए थे। एक्सपेंसेस डायरेक्ट हुए ये सारे हमने कब चीज़ों की प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसमें फैक्ट्री वाले से एक्सपेंस आ जाएंगे, वेजेस आ जाएंगे जो एम्प्लॉयज़ को आपने दिए हैं, कैरेज इनवर्ड कोई पे किया है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जो थी वो, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का अगर आप फॉर्मेट देखो और उसमें जितने भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो वो सारे क्या हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डॉक चार्जेस ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो ऐड कर देंगे। अगर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से उसने दिया तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख के ऐड कर देंगे, या अगर उसने डिवीजन किए हुए यानी उसने आपको कैरेज इनवर्ड अलग दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस अलग दिए हुए हैं, तो वो अलग अलग उनकी वैल्यू लिख के ऐड कर देंगे, यानी तमाम जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड होंगे। ये जब डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे ना, हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, परचेजेज ऐड कर लिया और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों की वैल्यू को जब हमने ऐड कर लिया तो जो हमारे पास इसके बाद जो वैल्यू आती है ऐड करने के बाद उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस थी, परचेजेस भी हमारा एक्सपेंस था, परचेजेस आ गई, फिर हमारे पास जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस थे उनको ऐड किया। अब किनकी कॉस्ट आई, वो चीज़ें जो सेल करने के लिए तैयार है उनकी कॉस्ट आ गई, अभी बेची नहीं है, जितनी हमने सेल बना ली है, सेल होने के लिए तैयार है, ये सारी चीज़ें सारी बिक जाए तो यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। लेकिन अगर कुछ रह जाए, कुछ चीज़ें बच जाए, हमने जैसे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब होता है कि इस साल के दौरान जितनी भी चीज़ें बनाई हैं कुछ उनमें से बिक गई हैं और कुछ उनमें से रह गई हैं। जो चीज़ें रह गई होती हैं बेसिकली इसमें हम वो अभी वो उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं वो इस साल नहीं बिकी, हमें कॉस्ट किसकी निकालनी है, हमें कॉस्ट की जब बात की थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की, तो हमने कहा था कि हम इसमें वो कॉस्ट निकालते हैं जो इस साल से रिलेटेड होती है, जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगी, या चीज़ें जो बनाई थी वो नहीं बिकी, वो तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना इसमें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब है कि वो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस साल बनी हैं, बिकने के लिए तैयार है, उसमें से कितनी बिकती हैं या नहीं बिकती, सारी बिक जाती हैं या कुछ रह जाती हैं। हमने कहा कुछ चीज़ें समटाइम जितने भी स्टॉक होता है सारा सेल नहीं होता, तो कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ये कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल आई, इसमें से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सोल्ड में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें, अगर हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, आप पहले कोई भी नाम दे दो, क्लोजिंग स्टॉक, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या क्लोजिंग गुड्स का नाम दे दो, तो उसकी वैल्यू अगर हम माइनस करते हैं इसमें से जो भी वैल्यू होगी, तो जो हमारे पास अब अमाउंट आएगी वो होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो चीज़ें इस साल बिकी हैं उनकी कॉस्ट क्या है, उनका कितना खर्चा आया, कॉस्ट उनकी क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बेसिकली जो चीज़ें इस साल बिकी होती हैं उनकी कॉस्ट के बारे में बता रहा होता है।
हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करते ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेजेस ऐड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। इन तीनों चीज़ों को ऐड करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आता है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक अगर माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। अच्छा जी, अब हम इसके क्वेश्चन लेते हैं और इस फॉर्मेट में इसको पुट करते हैं और अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट निकालते हैं ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। तो बुक में इसने एक एग्जांपल दिया, मैं आपको वही करा रही हूँ। उसने कहा है कि सपोज हमारी 1 जनवरी 2005 को हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक हमारा 9100 का परचेज की है, जो 2005 के दौरान पूरे साल हमारी परचेजेस रही हैं वो 1,70,000 की है। परचेज रिटर्न 2000 की है। परचेज डिस्काउंट एंड अलाउंसेस जो है वो 1000 के हैं। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, देखिए हमारा क्या आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमारा 5000 का है। कस्टम ड्यूटी हमारी 7000 की है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग जो इन्वेंट्री थी 31 दिसंबर को, वो स्टॉक जो सेल नहीं हुआ वो 10,300 का है। अब आप में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है इसमें से। इस क्वेश्चन में से उसने कहा आप इनको यूज करो, पहले इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना के दें। हमने कहा हम ऊपर लिख दिया हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने लिखे पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखा रुपीज, इधर भी रुपीज। सबसे पहले हमें क्या कहा था, हमें क्या लिखना है, ओपनिंग इन्वेंट्रीज, जो उसने कहा था मर्चेंडाइज ऑन 1 जनवरी 2005। कितने का उसने ओपनिंग स्टॉक हमें दिया था, उसने हमें ओपनिंग स्टॉक दिया था, उसकी वैल्यू थी 9100, हमने लिख दी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिख दी। उसके बाद हमें क्या कहा था, हम दूसरा काम क्या करते हैं, हम परचेजेस ऐड करते हैं। परचेजेस हमारे पास क्या है, परचेजेस की अमाउंट आप ये करो, ऐसा करिए ये रिमूव ही करते हैं, हम इनर कॉलम में कर लेंगे सारी वैल्यूज। ओके, परचेजेस के सामने इसकी अमाउंट लिख देते हैं। परचेजेस की अमाउंट हमारे पास उसने जो दी हुई थी वो 1,70,000 थी। अच्छा, इसके हमने कहा था कि परचेजेस में अगर रिटर्न या अलाउंसेस होंगे तो हम क्या कर देंगे, वो माइनस कर देंगे। हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, हम लेस किया पर सबसे पहले रिटर्न माइनस करते हैं। परचेज रिटर्न, हमने परचेज रिटर्न माइनस की, वो हमारे पास उसने जो उसकी अमाउंट दी हुई है वो 2000 है। हमने कहा जब 170 में से 2000 माइनस किया 168,000 आ गया। तो दूसरी चीज़ हमने माइनस करनी थी, हमने बताया था अगर कोई अलाउंसेस होंगे, कोई डिस्काउंट दिया होगा तो वो भी इसमें से माइनस कर देंगे। लेस क्या आ गया, अलाउंसेस, परचेज अलाउंस उसके, हमने कहा परचेज डिस्काउंट एंड अलाउंस, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस, वो हमारे पास उसकी अमाउंट थी वो है 1000। वो जब इसमें से माइनस की तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1,67,000 आ गई। अब इसमें हमने क्या करने हैं, हमने कहा इसमें ऐड कर देने, हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। ऐड कर दो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। हमारे पास दो तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एक उसने में कहा है ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, उसकी वैल्यू है हमारे पास 5000। और इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो 1,67,000। ओके, वो 5000 है। और दूसरा जो उसने हमें डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ था कस्टम ड्यूटी 7,000, ये कितना आ गया 12,000, ये यहाँ पे ऐड कर दें। जब इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 1,88,100।
ये क्या आई थी, हमने कहा था ये क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। और इसमें अब हमने क्या चीज माइनस करनी है, इसमें से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है। दिसंबर पे जिसने हमें दी हुई थी, उसकी वैल्यू से हमें दी थी 10,300। ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे। जब हमने माइनस की, मैं ऊपर लिख रही हूँ, इसकी वैल्यू जो रिमेनिंग हमारे पास आई थी 1,77,800। ये हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या जिसे हम CGS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस तरह निकालते हैं, किसी पार्टिकुलर ईयर में जितनी भी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। ये थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट जो हमने बनाई है। अब हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह ही होता है, और इसका पर्पस प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है।